अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज़्ज़म अली, मैं हूं तारिक महमूद, मैं मोहम्मद यूसुफ, मैं मोहम्मद। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है रियलिटी ऑफ द 26/11 नीतीश राजपूत हिंदी। तो ऑलरेडी एक पार्ट कर चुके हैं भाई, देखते हैं बाकी बचा हुआ पार्ट और अपना रिव्यू कर देंगे। कॉर्नर करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। रुक भी सकता था। तो अब इसके बाद आगे चल के ये आठों के आठों मेन रोड पकड़ते हैं और अपने अपने टारगेट के लिए निकलते हैं। इमरान बाबर और नासिर जो थे, इनका टारगेट नरीमन हाउस था, ये काफी पास में था, तो ये पैदल निकलते हैं उधर की तरफ। शोएब और नाजिर अहमद जो थे, ये टैक्सी लेके लियोपोल्ड कैफे की तरफ निकलते हैं और इनके जस्ट पीछे टैक्सी पकड़ के हाफिज और जावेद जो थे, वो ताजमहल की तरफ निकलते हैं। और लास्ट पेयर जो था, कसाब और इस्माइल खान, ये टैक्सी पकड़ के निकलते हैं CST स्टेशन की तरफ। और जब ये टैक्सी पकड़ते हैं तो इस्माइल आगे बैठता है, पीछे की तरफ कसाब बैठता है और इस्माइल जो है, जो ड्राइवर उमेर, उसको बातों में लगाता है और पीछे बैठ के कसाब बॉम्ब में 9 वोल्ट की बैटरी सेट कर देता है। उसमें टाइमिंग सेट कर देता है 1 घंटा 15 मिनट की और ड्राइवर की सीट के नीचे वो बम लगा देता है। अब इसके 16 से 17 मिनट बाद ही जो टैक्सी थी वो CST स्टेशन के पास पहुंच जाती है। इस्माइल और कसाब उतरते हैं। अब इनको छोड़ के टैक्सी आगे जाती है और कुछ टाइम बाद लक्ष्मी नारायण गोयल जो थे, वो इस टैक्सी को लेते हैं और जैसे ही टैक्सी विले पार्ले पहुंचती है, धमाका होता है। लक्ष्मी नारायण और उस्मान ड्राइवर जो था, उनकी जान चली जाती है और आसपास के लोग बहुत ज्यादा घायल हो जाते हैं। और इधर ये जो कसाब और इस्माइल थे, करीब रात के 9:30 बज रहे थे। इस पर्टिकुलर टाइम पे ये CST स्टेशन पहुंच गए थे और पहुंचते ही बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे, क्योंकि जो CD इन्होंने देखी थी, जो वीडियोस देखी थी, उसमें बहुत ज्यादा भीड़ थी। लेकिन जब ये इस स्टेशन पे पहुंचे रात में, तो बहुत ही कम भीड़ थी, जिसको लेके काफी गुस्सा भी हो गए थे और मोबाइल ऑन करके अबू हमजा को फोन मिला रहे थे, लेकिन नेटवर्क नहीं था तो इनकी बात नहीं हो पाती है। उसके बाद भी ये लोग मन मार के अपना स्टेशन के अंदर घुसते हैं। सबसे पहले कसाब एक वॉशरूम देखता है, उसमें जाता है, बम वगैरह जो थे उसमें बैटरी लगा के उनको रेडी करता है। उसके बाद इस्माइल जो था, वो वॉशरूम में जाता है, वो हथियार वगैरह रेडी करता है और वॉशरूम से बाहर निकल के आता है और दोनों रेडी होके अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। शुरू में अजमल जो था, वो बंदूक से गोलियां चला रहा था और इस्माइल जो था, वो एक बैग से हथगोले फेंक रहा था। जो लोग वहां से बच के निकले, उन्होंने बताया कि गोली चलाते हुए अजमल पागलों की तरह हंस रहा था, जैसे कि कोई वीडियो गेम खेल रहा हो। पुलिस वगैरह भी इनके ऊपर अटैक करती है, लेकिन ये लोग गोलियों की बारिश कर देते थे उनके ऊपर, हथगोले फेंक देते थे। तो इनको पता था कि पुलिस के पास जो हथियार है वो इनसे जीत नहीं पाएगी, तो बहुत ही कॉन्फिडेंट थे। और इसी टाइम पे विष्णु दत्ताराम अनाउंसमेंट भी स्टार्ट कर देते हैं स्टेशन के ऊपर कि सारे पैसेंजर अपनी जान बचा के बाहर निकल जाएं इस स्टेशन से और खाली कर दें इसको। इस्माइल और कसाब ये दोनों 9:30 बजे के करीब इस CST स्टेशन में घुसे थे और 10:45 तक 6 मैगजीन इन्होंने खाली कर दी थी और एक बैग खत्म कर दिया था ग्रेनेड का। इसके बाद पूरा CST स्टेशन जो था वो खाली हो गया था। 58 लोगों की जान चली गई थी, 104 लोग घायल हुए थे और 8 पुलिस ऑफिसर जो थे वो शहीद हो गए थे। अब इसके बाद ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 से फुटब्रिज पकड़ के बाहर निकलते हैं बदरुद्दीन तयाबजी मार्ग पे। पहले टैक्सी ढूंढने की कोशिश करते हैं, वो नहीं मिलती है। कार पार्किंग में जाते हैं, वहां पे कार खोलने की कोशिश करते हैं, वो भी नहीं खुलती। और जब कुछ भी काम नहीं करता है तो ये पैदल उसी रोड पे चलने लगते हैं। तब तक पुलिस पीछा करते करते आ जाती है, इनके ऊपर काफी हैवी अटैक करती है। तो ये लोग भाग के ऑपोजिट डायरेक्शन में कामा हॉस्पिटल था, उसकी बाउंड्री में घुस जाते हैं। करीब 10:50 का टाइम था और ये लोग उसी बाउंड्री पे चढ़ जाते हैं। उसी बाउंड्री से चढ़ के ये लोग पुलिस के ऊपर अटैक करते हैं, गोलियां मारते हैं, बारूद फेंकते हैं। और पुलिस को ज्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा था। शुरू के 3 घंटे तो पुलिस यही सोचती रही कि शायद ये गैंग वॉर है। अब ये जो इस्माइल और कसाब थे, ये कामा हॉस्पिटल में घुस तो गए थे, लेकिन शुरू में इनको पता नहीं था कि ये हॉस्पिटल है। और फिर बाद में ये कामा हॉस्पिटल पे बोर्ड वगैरह देखते हैं। ये जो हॉस्पिटल था, ये वुमेन और चिल्ड्रन के लिए था, तो इनको दूर से ही बच्चों के रोने की आवाज, औरतों के चीखने की आवाज आ रही थी। तो ये सुन के ही कामा हॉस्पिटल की जो बिल्डिंग थी, उसके फ्लोर पे चढ़ने लगते हैं। अब क्योंकि कामा हॉस्पिटल जो था वो इनके प्लान में नहीं था, इसका ना तो कोई मैप था इनके पास, ना कोई डिटेल थी, तो ये रैंडम जगह जगह पे घुस के सबको मारने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन वहां पे एक चीज अच्छी हुई थी कि सारे लोगों ने मिलकर लॉक लगा दिया था, सारे गेट लॉक कर दिए थे और लोहे के जो गेट थे लॉबी के, वो भी लॉक कर दिए थे और लाइट जो थी वो बंद कर दी थी। करीब 1 घंटे तक ये दोनों उसी हॉस्पिटल में घूमते रहते हैं और फिर फ्रस्ट्रेट होके हॉस्पिटल की जो दीवार थी उससे कूद के साइड वाली रोड पे आ जाते हैं। इनको समझाया गया था कि CST स्टेशन पे अटैक करने के बाद इनको मालाबार हिल पे पहुंचना था और वहां पे अटैक करना था। तो ये ट्राई कर रहे थे कि कुछ गाड़ी वगैरह पकड़ के वहां तक पहुंचे, लेकिन रोड पूरी तरीके से खाली थी और रात का टाइम भी था और अंधेरा था, तो ये लोग ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहे थे। इधर पुलिस कंट्रोल रूम से हेमंत करकरे जी, जो कि मुंबई ATS के हेड थे,
उनको कॉल आता है कि ऐसा ऐसा अटैक हो गया। उस टाइम पे वो खाना खा रहे थे। वो अपने साथ एसीपी अशोक कामते, विजय सालस्कर जी, इनके साथ सीएसटी स्टेशन पहुंचते हैं। फिर वहां से ही वायरलेस पे इनको पता चलता है कि कामा हॉस्पिटल के साइड वाली जो गली है वहां पे 2 लोग बंदूक के साथ दिखे हैं जिन्होंने सीएसटी स्टेशन पे अटैक किया था। तो हेमंत करकरे जी व्हाइट कलर की कॉलेज गाड़ी उठाते हैं और जहां पे इंफॉर्मेशन आई थी कि कसाब और इस्माइल और ये 2 लोग देखे गए हैं उस तरफ निकल जाते हैं। ये जो व्हाइट कॉलेज गाड़ी थी, इस गाड़ी को विजय सालस्कर चला रहे थे। उनके बगल में हेमंत करकरे और अशोक कामते जी बैठे थे। और कॉलेज की जो पीछे वाली साइड थी वहां पे हेड कांस्टेबल अरुण यादव और उनके साथ 3 सिपाही और बैठे थे। अब जैसे ये कॉलेज गाड़ी उस एरिया में पहुंचती है, उधर से कसाब और इस्माइल भी इस गाड़ी को देख लेते हैं। ये झाड़ियों में छुप जाते हैं और जैसे ही गाड़ी पास में आती है उस पे अंधाधुंध फायरिंग करते हैं। गाड़ी के अंदर से भी फायरिंग होती है और कसाब के दोनों हाथों में गोली लग जाती है। और उसके बाद कसाब और इस्माइल ये दोनों 2 मैगजीन उस पूरी पुलिस की गाड़ी पे खाली कर देते हैं। और इधर से पुलिस की जो बंदूकें थी वो इतनी एडवांस नहीं थी। कुछ देर वेट करने के बाद इस्माइल और कसाब को जब लगता है कि अब कोई नहीं बचा है तो वो गाड़ी के पास जाते हैं। गाड़ी ये बहुत देर से ढूंढ रहे थे क्योंकि इनको गाड़ी पकड़ के मालाबार हिल जाना था। तो आगे ड्राइवर सीट जो थी वहां से ये दोनों हेमंत करकरे, अशोक कामते और विजय सालस्कर जी जो कि शहीद हो चुके थे उनको गाड़ी से बाहर कर देते हैं। गाड़ी के पीछे भी जाते हैं ताकि वहां के जो पुलिस वाले थे उनको भी बाहर कर सके, लेकिन पीछे का जो डोर था वो बंद था। तो ये उसको एज इट इज छोड़ देते हैं और ड्राइवर सीट पे बैठ के मलाबार हिल की तरफ निकल जाते हैं। इनको लगता है कि पीछे जितने भी सिपाही और वो हैं उनकी जान जा चुकी है, लेकिन गाड़ी में पीछे जो हेड कांस्टेबल अरुण यादव जी थे उनके कंधों पे गोली लगी थी, लेकिन उनमें जान थी। और बाकी जो सिपाही थे उनको जो गोली लगी थी उनकी जान चली गई थी, वो उनके ऊपर गिर गए थे। और साथ में योगेश पाटिल भी थे, उनमें भी जान थी लेकिन वो बेहोश हो गए थे। तो अरुण यादव जो थे वो कसाब और इस्माइल जो आगे बैठे थे उनकी सारी बातें सुन रहे थे। इस्माइल गाड़ी चला रहा था, कसाब जो था वो रोडों पे अंधाधुंध फायरिंग कर रहा था। उस गाड़ी का टायर भी फट गया था लेकिन वो लोग फुल स्पीड पे गाड़ी चला रहे थे। अरुण यादव जो थे वो सारी बात सुन रहे थे लेकिन वो कुछ रिएक्ट नहीं कर रहे थे। उनके हाथ से थोड़ी दूर पे ही रिवॉल्वर भी थी। उन्होंने एक बार को ये भी सोचा कि वो रिवॉल्वर उठा के कसाब और इस्माइल जो है उनके पीछे सर पे गोली मार दे, लेकिन उनके भी कंधे और पैर में गोली लगी हुई थी तो वो चाह के भी उस बंदूक को उठा नहीं पा रहे थे। इसी बीच में योगेश पाटिल जी जो थे उनको गोली लग चुकी थी, वो बेहोश थे। उनकी जेब में मोबाइल पड़ा था, वो रिंग करता अचानक से। तो कसाब पीछे देखता और गोली चला देता और गोली की वजह से वो भी शहीद हो जाते हैं। अब ये जो गाड़ी थी इसका टायर एकदम खराब हो गया था, ये गाड़ी आगे चल नहीं पा रही थी और अपोजिट डायरेक्शन से एक स्कोडा कार जिसका नंबर था MS02JP1276 गाड़ी आ रही थी और उसमें समित विजय जो थे वो अपनी फैमिली के साथ बैठे हुए थे। इन दोनों ने बंदूक की नोक पे उनको रोका, उनसे कार लेते हैं, लेकिन अच्छी बात ये थी कि जल्दी जल्दी में उस फैमिली पे ये लोग गोली मारना भूल जाते हैं। और जब ये लोग गाड़ी चेंज कर लेते हैं उसके बाद अरुण यादव फोन करके इन्फॉर्म कर देते हैं पुलिस कंट्रोल रूम में कि इस रोड से 2 आतंकी अभी अभी निकले हैं। अब पुलिस क्या करती है कि इस रोड पे चारों तरफ से बैरिकेडिंग लगा देती है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैरिकेडिंग लगाती है। अब जैसे इस्माइल और कसाब इस बैरिकेडिंग के पास पहुंचते हैं तो उनको समझ में आ जाता है कि बैरिकेडिंग जो है ये कार से क्रॉस नहीं कर पाएंगे, कार वहीं अटक जाएगी। लेकिन उसके बगल में ही एक डिवाइडर था जिसकी लेंथ छोटी थी, तो इस्माइल सोचता है कि उस डिवाइडर से निकलने की कोशिश करता है वो, लेकिन निकल नहीं पाता है और वहीं डिवाइडर में उसकी गाड़ी फंस जाती है। और जैसे ये गाड़ी धीरे धीरे फंसती है डिवाइडर पे, पुलिस वाले धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। कसाब बंदूक उठाने की कोशिश कर रहा था। उसी टाइम पे तुकाराम ओमले जी जो कि आर्मी से रिटायर होके मुंबई पुलिस में ASI बने थे, उन्होंने उसको पकड़ा, लेकिन कसाब ने उसी टाइम पे गोली चला दी और वो शहीद हो जाते हैं। यहां से पुलिस कसाब और इस्माइल को पकड़ के हॉस्पिटल ले जाती है। इस्माइल तो हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते ही मर जाता है, लेकिन कसाब जो था वो जिंदा पकड़ा जाता है। अब इधर ये जो पहला पेयर था इनका, इस्माइल और कसाब का, ये तो पकड़ा जाता है। दूसरी तरफ जो बाकी ग्रुप भी थे वो अपने प्लान को सेम टाइम पे एग्जीक्यूट कर रहे थे। जैसे शोएब और नाजिर जो थे, इन्होंने भी उसी टाइम पे टैक्सी पकड़ी थी और ये टारगेट के लिए निकल गए थे। इनका जो टारगेट था वो लियोपोल्ड कैफे था और वहां पे अटैक करने के बाद इनको ताज होटल जाना था। लियोपोल्ड कैफे जो था वहां पे अंग्रेज बहुत ज्यादा आते थे, बहुत ही फेमस कैफे है वो, तो इसलिए इन्होंने उसको टारगेट किया था। शोएब और नाजिर जो दूसरा पेयर था, जब ये टैक्सी पकड़ते हैं तो ये भी सेम इस्माइल और कसाब की तरह टैक्सी के अंदर बम रख देते हैं और फिर थोड़ी देर में लियोपोल्ड कैफे आता है, वहां पे उतर जाते हैं और जो टैक्सी ली थी इन्होंने आगे चल के करीब 10:30 बजे के करीब मजगांव एरिया था एक, वहां पे जाके उसमें ब्लास्ट हो जाता है। और उस टैक्सी का जो ड्राइवर फूलचंद और 2 पैसेंजर भी थे उसमें, जरीना और रीमा मोहम्मद, उनकी भी जान चली जाती है और रोड के बाहर 19 लोग इंजर्ड भी हो जाते हैं जब इसमें ब्लास्ट होता है तो। और इधर ये दोनों लियोपोल्ड कैफे में घुस जाते हैं, अंधाधुंध फायरिंग करते हैं, हथगोले फेंकते हैं और लियोपोल्ड कैफे में 11 लोगों की जान चली जाती है और 28 लोग जख्मी हो जाते हैं। उसके तुरंत बाद ये लोग ताज होटल की तरफ निकल जाते हैं एज पर द प्लान। और जब ये ताज होटल की तरफ निकल रहे थे तो गोकुल वाइन शॉप लेन थी, उसमें दूसरा बम लगा देते हैं, लेकिन कोई देख लेता है उसको, मुंबई पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है, मुंबई पुलिस सही टाइम पे आके उसको डिफ्यूज कर देती है। अब इसके बाद इनका जो तीसरा पेयर था हाफिज हयाजी
और जावेद ये टैक्सी पकड़ के ताज होटल की तरफ निकलते हैं और ताज होटल पहुंचने के बाद ये लोग मेन गेट से घुसते हैं और लॉबी में घुसते ही जैसे ही एंट्री करते हैं अंधाधुंध गोली चलाना चालू कर देते हैं। और इसी टाइम पे गौतम अडानी दुबई पोर्ट के सीईओ मोहम्मद शरीफ के साथ डिनर कर रहे थे ताज होटल के अंदर और वो बिल पे करके एग्जैक्ट उसी टाइम पे लॉबी की तरफ जा रहे थे। लकीली गौतम अडानी को इनके जो एसोसिएट थे वो इन्फॉर्म करते हैं कि सेकंड राउंड ऑफ मीटिंग और करना चाहते हैं। तो गौतम अडानी जो कि लॉबी की तरफ बढ़ रहे थे एग्जैक्ट उसी टाइम पे वो वहां से रुक जाते हैं और कॉफी पीने के लिए जो सेकंड राउंड ऑफ मीटिंग होती है उसके लिए निकल जाते हैं। और इधर से ये जो दोनों आतंकी थे ये लॉबी के अंदर गोली चलाते हुए जब आगे की तरफ बढ़ते हैं तो पूरे ताज होटल में पता चल जाता है और गौतम अडानी जो थे उनको कॉफी छोड़ के इनकी जो टीम होती है वो होटल के किचन में ले जाती है, उसके बाद बेसमेंट में ले जाती है और इनको रेस्क्यू करा लिया जाता है। इधर से हाफिज और जावेद जो थे वो लॉबी से फायरिंग करते हुए सीढ़ियों के रास्ते से 5th फ्लोर पे पहुंचते हैं जहां पे इनको पहले से ही पता था कि बिजनेस सेंटर है। तो इनका मकसद ये था कि किसी बड़े आदमी को पकड़ के इंडियन गवर्नमेंट से नेगोशिएट करेंगे। अब इस फ्लोर पे इनको ज्यादा कुछ नहीं मिलता है तो ये एक फ्लोर और ऊपर जाते हैं 6th फ्लोर पे और रात के 11:30 बज रहे थे। 6th फ्लोर पे पहुंचते ही इनको एक रूम की जरूरत थी क्योंकि वहां से इनको फोन पे बात वगैरह करनी थी। तो ये रूम नंबर 520 इसको खुलवाने की कोशिश करते हैं लेकिन पूरे होटल में हल्ला हो गया था। तो उस पर्टिकुलर रूम में कॉर्पोरेट बैंक के जो फॉर्मर चेयरमैन थे के.आर. रामामूर्ति वो थे। उनको पता था कि अटैक चल रहा है तो उन्होंने दरवाजा नहीं खोला लेकिन ये लोग दरवाजे को हथियार से मार के खोल देते हैं और घुस जाते हैं। रामामूर्ति जो थे वो वॉशरूम में छुप जाते हैं, वहां भी आतंकी घुस जाते हैं। इनके कपड़े से इनको वॉशरूम के अंदर बांध देते हैं और बांधने के बाद ये लोग रूम में जाते हैं। वहां पे 30 मिनट तक पाकिस्तान में किसी से बात करते रहते हैं जिसको चाचा बोलते हैं। इसके बाद सुहेल और नाजिर जो थे ये भी ताज होटल पहुंच जाते हैं और एंट्री करते हुए स्विमिंग पूल का जो एरिया था वहां पे पहुंच जाते हैं और अंधाधुंध फायरिंग करते हैं। और फायरिंग करते करते 4 लोगों को पकड़ लेते हैं और उनको हॉस्टेज बना के जिस रूम में इनके साथी थे रूम नंबर 520 वहां पे चारों मिलते हैं। और इस फ्लोर पे पहुंचते ही करीब 2:30 बज रहे थे रात के। इस फ्लोर पे ये जो 6th फ्लोर था इस पे आग लगाना चालू कर देते हैं। ये जो 520 रूम नंबर था इसको एक तरह से कंट्रोल रूम बना लेते हैं। बैक टू बैक फोन पे पाकिस्तान से बात कर रहे थे। ये जितने भी लोग थे हॉस्टेजेस थे इनकी आईडी गूगल में डाल के सर्च कर रहे थे कि कहीं अगर कोई बड़ा आदमी तो नहीं है। अगर बड़ा आदमी होगा तो इंडियन गवर्नमेंट से नेगोशिएट करने में आसानी होगी। तो मारने से ज्यादा इनका ज्यादा फोकस था किसी बड़े आदमी को पकड़ के उसको हॉस्टेज बना के इंडियन गवर्नमेंट से नेगोशिएट करें। ये चारों जो थे ये चारों बिल्कुल डरे हुए नहीं थे, एकदम रिलैक्स थे, आराम से इधर उधर जा रहे थे, कुछ मिल रहा तो खा भी ले रहे थे। किसी भी तरीके की इनके चेहरे पे शिकन नहीं थी। ये 3 फोन नंबर ही आतंकी यूज कर रहे थे जिस पे इनको इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे थे कि बेडशीट वगैरह पे आग वगैरह लगा दो। और पाकिस्तान में जो आदमी बैठा था वो इस नंबर से कॉल कर रहा था, ये लैंडलाइन नंबर था। ये इतने आईपी एड्रेस जो थे वो ट्रेस हुए थे जिनकी लोकेशन पाकिस्तान में मिली थी और ये 3 सैटेलाइट फोन थे जिनकी डिटेल ये है। इन गैजेट्स को यूज करके ये कॉन्टिन्यूअसली पाकिस्तान में बात कर रहे थे। तो इसके बाद ये जो रूम नंबर 520 था जिसको ये कंट्रोल रूम की तरह यूज कर रहे थे इसमें आग लगाने का ट्राई करते हैं और पूरे रूम में धुआं हो जाता है। और इसके बाद ये जो चारों आतंकी थे रूम बंद करते हैं, हॉस्टेजेस को वहीं पे छोड़ देते हैं और बाहर निकल जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो हॉस्टेजेस थे वो बेडशीट का यूज करते हैं और जो रूम की खिड़की थी उससे लटक के उतर जाते हैं। और दूसरी तरफ ये जो 4 आतंकी थे ताज होटल की जो लॉबी वगैरह थी वहां पे अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे, गोलियां चला रहे थे, पोजीशंस ले रहे थे और ऐसे करके इन्होंने 30 से ज्यादा लोगों की जान ले ली ताज होटल के अंदर। अब इसके बाद जो इनकी चौथी टीम थी जिसमें इमरान बाबर और नासिर थे ये भी उसी पर्टिकुलर टाइम पे पैदल निकल के नरीमन हाउस पे पहुंच गए थे। और नरीमन हाउस की तरफ चलते चलते SBS रोड थी जहां पे एक एक्सप्रेस पेट्रोल पंप था, वहां पे इन लोगों ने पंप लगा दिया था। और दूसरा पंप जो इनके पास था वो इन लोगों ने नरीमन हाउस पहुंचते ही जैसे ये घुसते हैं पार्किंग एरिया में वहां पे लगा दिया था। अब ये जो नरीमन हाउस है ये 5 फ्लोर की बिल्डिंग है। इसको 2 साल पहले चबाद ऑफ इंडियन ट्रस्ट जो कि एक जूस ऑर्गेनाइजेशन है उसने खरीदा था। इसके अंदर जूस जो है वो आके रुकते हैं, प्रेयर भी करते हैं साथ में। लेकिन इजराइल के प्रीस्ट जो थे गैब्रिएल और उनकी वाइफ रिवका अपने 2 साल के बच्चे मोश के साथ यहाँ पे परमानेंटली रहते थे। इनके जो हेल्पर थे वो उस दिन इस बिल्डिंग में थे नहीं, वो बाहर गए हुए थे और कुछ गेस्ट आए हुए थे। ये जो दोनों आतंकी थे जब इसमें घुसते हैं तो किसी को मारते नहीं है, सबको बंदी बना लेते हैं, इंडियन गवर्नमेंट से नेगोशिएट करने के लिए ट्राई करते हैं। और इसी बीच में पाकिस्तान से बैक टू बैक इनके पास फोन आ रहे थे। उधर से जो पाकिस्तान का बंदा फोन कर रहा था वो इनको इंस्ट्रक्शन देता है कि जो मैक्सिकन सिटीजन थी नॉर्मा नाम की, इसकी बात आप मीडिया से करवा दो लेकिन ध्यान से करवाना, ये बाकी डिटेल्स ना दे दे। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूँ कि ये मैक्सिकन औरत है जी, इसका अगर मतलब मीडिया में इससे हम बात करवाएं, ये खुद मीडिया को बताया कि भाई मेरे साथ ये हो रहा है तो मतलब मैं बचना चाहती हूँ, मुझे बचाया जाए। लेकिन है कि ये अपना ख्याल ये रखना है कि ये ना कोई भी ऐसी बात आप लोगों के हवाले से ना कितने लोग हैं यहाँ पर, कितने यरगमाली हैं, ऐसी बात ना। देखिए जो पाकिस्तान में
जितने भी लोग बैठ के इनसे बात कर रहे थे अलग अलग पॉइंट पे, चाहे वो ताज होटल हो, नरीमन हाउस हो, बाकी जितनी भी जगह इन लोगों ने फोन से बात करी है, वर्ड बाय वर्ड मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, आप चाहें तो उसमें भी पढ़ सकते हैं। अब ये जो आतंकी थे, इन लोगों ने नरीमन हाउस के अंदर तो बंदी बना रखा था, लेकिन आसपास की जो बिल्डिंग थी उस पर गोली चला रहे थे, हथगोले फेंक रहे थे, उसमें भी कई लोगों की जान गई। बहुत देर ये लोग ट्राई करते हैं इंडियन गवर्नमेंट से बात करने के लिए, इनफैक्ट इजराइल की जो एम्बेसी थी वहां पे भी फोन लगवाते हैं, लेकिन बात नहीं बनती है तो ये लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। नरीमन हाउस के अंदर ये लोग 9 लोगों की जान ले लेते हैं। अब इनका जो 5वां पेयर था, जो लास्ट पेयर था, अब्दुल रहमान जिसको छोटा भी बोलते हैं, और फहदुल्ला जो बोट लेके ओबराय होटल की तरफ गए थे, ये भी उसी पर्टिकुलर टाइम पे पहुंच गए थे। ये बोट साइड में लगाते हैं और ओबराय होटल जो था उसकी लॉबी में घुसते हैं। बुरी तरीके से ये लोग फायरिंग करते हैं। उसके बाद जो लॉबी थी उसके साइड में ही होटल का एक रेस्टोरेंट था, उसकी तरफ जाते हैं। करीब 50 से 60 लोग उस रेस्टोरेंट के अंदर डिनर कर रहे थे, लेकिन गोली की आवाज सुनते ही वो लोग जो रेस्टोरेंट का मेन गेट था, जो एंट्रेंस थी, उसको बंद कर देते हैं। लेकिन ये जो आतंकी थे दोनों, ये गोली मार के उसको तोड़ देते हैं। लेकिन तब तक अच्छी बात ये थी कि 50-60 ये जो लोग थे वहां से भाग जाते हैं। लेकिन उसके बाद भी 2 होटल का जो स्टाफ था, जॉर्डन और प्रदीप, इनको ये पकड़ लेते हैं, उनको धमकी देते हैं कि अगर आगे भागे तो गोली से मार देंगे। उसके बाद ये जो आतंकी थे जॉर्डन को बोलते हैं कि यहाँ से जितनी भी अल्कोहल है उसको उठाओ, फर्नीचर और पर्दों में आग लगा दो। जॉर्डन जैसा बताया जाता है वैसा करता है, लेकिन आग लगाने के टाइम पे वो इतना ज्यादा डर गया था, उसके हाथ इतने ज्यादा कांप रहे थे कि उससे लाइटर ही नहीं जल रहा था। और फहदुल्ला जो आतंकी था वो देख के इतना गुस्सा हो जाता है कि उसको गोली मार देता है। इसके बाद ये सेम चीज प्रदीप को करने को कहते हैं कि फर्नीचर और पर्दों में आग लगाओ अल्कोहल उठा के। प्रदीप बिल्कुल वैसा ही करता है, आग लगा देता है। उसके बाद प्रदीप से पूछते हैं कि ये जो वीआईपी गेस्ट है उनका फ्लोर कहाँ पे है, लेकिन प्रदीप जो था वो थोड़ी सी चालाकी दिखाता है। वो कहता है कि वीआईपी गेस्ट जो है वो ऊपर फ्लोर पे है, लिफ्ट से जाना पड़ेगा। प्रदीप लिफ्ट में घुस के बटन दबा देता है, लिफ्ट बंद हो जाती है और ये दोनों बाहर ही रह जाते हैं लिफ्ट के। और एक बार जब लिफ्ट का दरवाजा बंद हो जाता है, ये लोग बहुत गोली चलाते हैं, लेकिन प्रदीप जो था वो बच के निकल जाता है। पूरे होटल में घुस के उसके बाद ये लोग हथगोले फेंकते हैं, गोलियां चलाते हैं, और 35 लोग थे ओबराय होटल के अंदर, 35 लोगों की जान ले लेते हैं लोग। तो एक ग्रुप जो था इनका इस्माइल और अजमल वाला, जो सीएसटी गया था, उसमें से पुलिस ने इस्माइल को मार दिया था और अजमल जो था उसको अरेस्ट कर लिया था। दूसरा ग्रुप जो था इमरान बाबर और नासिर, ये नरीमन हाउस में थे। और तीसरा और चौथा ग्रुप, टोटल 4 लोग, ये ताज होटल में थे। और जो 5वां ग्रुप था वो ओबराय होटल में था। अब यहां से ये हुआ था कि रोड वगैरह पे गोली चलना बंद हो गई थी और पुलिस का सारा फोकस 3 जगह पे था, ताज होटल, नरीमन हाउस और ओबराय होटल। और अब यहां से यह भी क्लियर हो चुका था कि कोई गैंग वॉर नहीं है, बल्कि एक आतंकी हमला है। और ये आतंकी हमला भी कोई छोटा मोटा हमला नहीं था, इतना सिस्टमैटिक था कि सिर्फ 10 लोगों ने एक पर्टिकुलर टाइम पे पूरे मुंबई को कंट्रोल कर रखा था। अच्छा, इसमें एक चीज और की थी इन लोगों ने, जितने आतंकी थे, इन लोगों ने इंडिया के जितने भी मीडिया हाउसेस थे उनको ईमेल भेज दिया था मिसलीड करने के लिए, ताकि ऐसा लगे कि ये जो हमला किया गया है ये इंडिया का ही कोई ग्रुप है जो कश्मीर के लिए अटैक कर रहा है। ये वो पर्टिकुलर ईमेल है जो इन लोगों ने मीडिया हाउस को भेजा था। इसमें ऐसा प्रिटेंड किया था इन्होंने जैसे इंडिया का ही कोई ग्रुप है जिसका नाम है मुजाहिदीन हैदराबाद डेक्कन। तो अब इसके बाद होता क्या है कि रात में ही महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो थी वो हरकत में आती है और सेंट्रल गवर्नमेंट से हेल्प मांगती है कि एनएसजी कमांडो भेजो। करीब जब से अटैक स्टार्ट हुआ था उसके 3 घंटे बाद ही महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक तो दिल्ली फोन करके वहां से हेल्प मांगी थी एनएसजी कमांडो की, दूसरा मरीन कमांडो जो थे, जो महाराष्ट्र के थे, उनका एक बेस मुंबई के अंदर भी था, उनको भी इन्फॉर्म कर दिया था। अब यहां पे भी चीजें आसानी से नहीं होती हैं। जैसे ही इन्फॉर्म किया जाता है एनएसजी कमांडो तो एकदम से रेडी हो जाते हैं। 360 एनएसजी कमांडो जाने के लिए रेडी थे, लेकिन पता चलता है कि जो एयरक्राफ्ट है जिसमें इन कमांडो को लेके जाना है वो एयरक्राफ्ट तो चंडीगढ़ में है, वो अवेलेबल ही नहीं है। अब इसके बाद 1 घंटा और लग जाता है ये सब सोचने में और डिसाइड होता है कि पालम एयरपोर्ट है, वहां पे एक एयरक्राफ्ट रेडी है, उसको मंगा के एनएसजी को बैठा के भेज दिया जाना चाहिए। लेकिन इसमें भी एक दिक्कत थी, ये जो एयरक्राफ्ट था ये काफी छोटा था, इसमें सिर्फ 120 ही एनएसजी कमांडो जा सकते थे। लेकिन बहुत लंबे डिस्कशन के बाद ये डिसाइड होता है कि 360 की जगह 120 एनएसजी कमांडो जो है उनको ही इस एयरक्राफ्ट में बैठा के भेज दिया जाना चाहिए। अब ये डिसाइड करने में कि इस एयरक्राफ्ट से जाना है, इस एयरक्राफ्ट के क्रू को रेडी करने में और फ्यूल रेडी करने में 2.5 घंटा और लग जाता है। अब इसके बाद इस एयरक्राफ्ट में 120 एनएसजी कमांडो बैठ के निकलते हैं। नॉर्मली ये जो रूट है इसमें 2 से 2.5 घंटे लगते हैं मैक्सिमम, लेकिन इसमें भी पता नहीं क्या होता है कि इसमें भी 3 घंटे लग जाते हैं पहुंचने में। और पहुंचना भी ऐसा नहीं कि ये सीधे टारगेट पे पहुंच गए थे, इतने घंटे में ये सिर्फ मुंबई एयरपोर्ट पे पहुंचे थे, अभी टारगेट पे जाने में और टाइम लगना था। तो जितने भी इशू मैंने आपको बताया इसकी वजह से 7 से 8 घंटे से ज्यादा लग जाता है एनएसजी कमांडो को मुंबई के एयरपोर्ट पे पहुंचने पे। अब इसके थोड़ी देर बाद ही ये लोग 3 ग्रुप में डिवाइड होके तीनों टारगेट पे पहुंचते हैं और मरीन कमांडो जिनका बेस ऑलरेडी मुंबई में था उनको भी 3 घंटे लग गए थे वहां पहुंचने में। और ये सारी की सारी डिटेल जो थी
मीडिया वाले लाइव टेलीकास्ट कर रहे थे। और आप अगर पाकिस्तान और इन आतंकियों की कॉन्वर्सेशन सुनोगे तो आपको पता चलेगा कि इस चीज से कितनी हेल्प हुई थी। सारी एक एक डिटेल भेजी जा रही थी कि कमांडो लेट हो गए, हेलीकॉप्टर यहां उतर रहा है, अभी कमांडो आया नहीं है, मेरीन वाले यहां पे हैं। तो इनसे बहुत सारी डिटेल इनको पता चल गई थी। अब इसके बाद भी जो 3 लोकेशन थी उनके मैप वगैरह ऑलरेडी रेडी होने चाहिए थे जब ये लोग आ रहे थे इस लोकेशन पे, लेकिन वो भी नहीं किए गए। तो एनएसजी कमांडो जब होटल ओबरॉय और ताज होटल पे पहुंचे तो इनके पास एंट्री एग्जिट का जो नक्शा होता है, सीसीटीवी रूम, इनमें से किसी का भी जो लेआउट था वो रेडी नहीं था। अब कायदा तो ये कहता है कि जब वो ट्रैवल करके आ रहे थे, फ्लाइट में थे, तभी ये सारी चीजें रेडी हो जानी चाहिए थी, लेकिन कुछ रेडी नहीं थी। जब ये लोग पहुंचते हैं उसके बाद ये सब चीजें रेडी होती हैं। एक तरह से देखा जाए तो ये जो आतंकी थे उनके पास इनसे ज्यादा डिटेल्स थी, लेकिन ये सारे डिले होने के बाद भी ये जो एनएसजी कमांडो थे ये ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं। 26 नवंबर 2008 को अटैक किया था इन आतंकियों ने। 28 नवंबर 2008 को मॉर्निंग में 7 बजे जो ओबरॉय होटल था वहां पे सबसे पहले सिक्योरिटी फोर्सेज जो थी वो इन 2 आतंकियों को मार देती हैं। इसके बाद 28 नवंबर को रात में 8:30 बजे सिक्योरिटी फोर्सेस नरीमन हाउस में जो 2 आतंकी थे उनको मार देती हैं। और फिर इसके बाद सबसे लास्ट में 29 नवंबर 2008 को करीब 60 घंटे लग गए थे इस पूरे प्रोसेस में। मॉर्निंग में करीब 9 बजे ताज होटल में जो 4 आतंकी थे उनको भी सिक्योरिटी फोर्सेस मार देती है। और हमारी तरफ से भी संदीप उन्नी कृष्णन जी और रिजर्व पुलिस फोर्स जवान राहुल शिंदे शहीद हो जाते हैं लड़ते लड़ते। और ये जो पूरा मुंबई अटैक हुआ था इसमें 176 लोगों की जान चली गई थी और 300 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। लास्ट में एक बार फिर से आपको बता दूं कि कुक्कू एफएम की ऑडियो बुक 46 इंडिया रेस्क्यू ऑपरेशन अगेंस्ट ISIS, इसको जरूर सुनिएगा। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू। चलो जी, वीडियो खत्म हो गया भाई। ये जो वाकया हुआ ना, ये मास्टर प्लान तो भाई था ही, ये बहुत बड़ा भाई साहब, बहुत बड़े मास्टर प्लानिंग की गई इसमें। और बाकी भाई एक ही वक्त में 4 जगह, 4 दो बंदे भेज दो ना, 4 जगह पूरे भाई साहब, पूरी समझो कि एक जो उनकी स्टेट है मुंबई, पूरे सूबे को हिला के कर लिया था किस्म का। और असल में जो बनाने के लिए जब वो लेते थे ना गाड़ी, उसके अंदर भी बम फिट कर देना, या जिस जगह पर गुजरते जाना वहाँ पर बम, लेकिन उनको पता नहीं लगता था, पता नहीं इधर है या उधर चले गए। ऐसा ऐसा मंसूबा क्या था वो एक होता। वही कह रहे हैं कि प्लानिंग बहुत दासू थी इनकी, मास्टर प्लानिंग थी भाई। एक और भाई साहब इसमें मैं ये भी कहूंगा कि जो मुंबई पुलिस है ना, उसने नाकाम नहीं, उन्होंने बाद में उन्होंने हल्के में लिया, उन्हें कहीं ना कहीं से गवाहियां मिली, लेकिन वो ना इग्नोर करते हैं। पहले ही बताया था, तो ही इतना नुकसान इग्नोर जिस रास्ते से गुजरते जाते वहीं पर से वैसा गोलियां बारूद, जैसे ही वो कश्ती से उतरे थे ना, एक बंदे ने उन्हें देखा, उन्होंने पुलिस को फौरन इन्फॉर्म किया की थी शुरुआत में। और इन हमलों की भाई साहब पहले भी गौरव ने भी इन्हें रिपोर्टें दी कि कुछ बताया था होने वाला है, लेकिन उन्होंने सीरियस नहीं लिया, बिल्कुल नहीं लिया। बाद में कंट्रोल किया, बाद में बेशक उन्होंने कंट्रोल किया गया, लेकिन इतनी जानें जो जाया हुई वो बच सकती। अच्छा भाई, यहाँ पे ना सवाल एक और भी पैदा होता है कि चलो बंदे तो 10 थे, लेकिन वो जितना बैग वो कैरी कर सकते थे। अब ये तो नहीं था कि वो 500 किलो जो है वो मुआ साथ में लेके फिर रहे हैं। हैंड कैरी वो बैग या छोटे मोटे बैग लेकर जा सकते थे। और उसके अंदर उनकी बंदूकें थी, उसके अंदर वो छोटे बम थे, जो लेकिन वो इतना जीपी है जिसके अंदर होता है। अब हो सकता है भाई और भी कहीं से उनको मुआद मिला हो सकता है, हो बिल्कुल सकता है, बिल्कुल इसमें इसमें नहीं क्योंकि बताया नहीं वीडियो में इतनी जेल फायरिंग बताई गई है ना कि वो जिस जगह जाते थे अंधाधुंध, और जो भी उनको जहां से भी यानी कि छोटा सा सुराग भी नहीं छोड़ते थे। हाँ, जो भी उसको मौके को 26 तारीख को वो उधर उतरे, उस वो जो है ना 8-10 घंटे उसके अंदर उसने जो तबाही मचाकर वो जो 2-3 जगह थी ना वहां पर वो सेफ हो गए। मतलब और ये कंट्रोल हो सकते थे अगर इनकी फोर्स को वो 7 घंटे लेट ना होती तो। एयरक्राफ्ट जो इनका दूसरी जगह मौजूद था, अगर वो मौके पर मौजूद होता तो ये मामला हो सकता है 3 घंटे में निपटाया जा सकता है। तो वैसा वो जो एक ना होटल, एक ताज होटल के अंदर और आगरा होटल जाए, लेकिन उनकी लेट तो रही ना, देरी तो है ना, हो सकते थे वो सेफ। मुंबई एयरपोर्ट पे फोर्स को भी दबा के लगा, साथ में ले आए, सिर्फ उन
तीनों टारगेटों को चित करने के लिए लेकर आए थे। वो लेट हो गए थे, जो भी मर्जी है लेट हो गए तो आतंकियों ने जो काम करना था वो तो कर चुके कर तो वो पहले अब उनका मेन टारगेट था किसी वीआईपी को अच्छा अजमल कसाब को जिस तरह से उन्होंने पकड़ा है ना, वो जो उन्होंने गाड़ी तब्दील की थी उसके अंदर वो जिसकी गाड़ी थी फैमिली थी, उन्होंने पुलिस को बता दिया कि मेरी गाड़ी क्यों, तब जाके पुलिस ने एक्शन लिया। उससे पहले फायरिंग हो गई थी और कई मौतें हो चुकी थी। पूरी बंद नहीं हुई, वो नहीं मेरी जान, और क्या था आपने गौर नहीं किया। पुलिस ने वो क्या हैंडल लगाते हैं जो वो लगाई थी और वो गाड़ी इतनी पावरफुल थी नहीं कि उनको तोड़ के निकल जाए, तो वो वहाँ फंसे रुक गए थे, उन्होंने निकलने की कोशिश की, बाहर नहीं निकले, वो गाड़ी में थे और भाई जैसे ही पुलिस वाला वो उसको नजदीक गया उसने फायरिंग कर दी और कई भाई साहब उन्होंने पुलिस वाला को भी टारगेट किया। वो तो 3 ऑफिसर थे, आपने 4-5 बंदे बाद में लेके उनको भी मार दिया। उनके अंदर 2 भाई साफ है कि जो भी चढ़ता गया वो छोड़ते ही नहीं थे। और बाकी भाई जो होटल में उन्होंने किया कि कई मासूम बच्चों को टारगेट किया, फैमिली को टारगेट किया, लेडीज को मारा। एक जो है हॉस्पिटल रात को उसके अंदर 2 अंदर दाखिल हो गए, लेकिन उनको पता चल गया, उन्होंने वो लाइटें बंद कर दी। अच्छा आप लोगों ने गौर किया कि नहीं ये बच्चे अंदर जो है ना वो बड़े इंडिया को इतना बदनाम करना, क्योंकि ज्यादा जो फॉरेनर थे ना सिक्योरिटी वो बार-बार कह रहे थे किसी गोरे को मार, मतलब छोड़ ज्यादा इंडिया में कोई बंदा आए ना, ये कैसे बच गए, इन्वेस्टमेंट आए ना, कोई फॉरेनर इधर आए, गौतम अडानी की बहुत लकी दूसरी मीटिंग ना होती तो वो भी लाबी की तरफ ही जा रहे थे, बिल्कुल जा रहे थे और उनका नुकसान हो जाना था। कई बच्चे भी भाई वहाँ पर सरवाइव जिन्होंने किया, लेकिन भाई देखा जाए तो ये जुल्म था सीधा और ये साफ है भाई पैसे के लिए या इंडिया का नुकसान पहुंचाने के लिए मकसद था। और ये पाकिस्तान के जो बड़े देखो इनका कैसे ब्रेन वॉश किया हुआ था यार, उन्हें अपनी जिंदगियों से कोई प्यार नहीं। अच्छा होटल के अंदर वो इस तरह तारक बैठे हुए थे और मौसम देखा आप वीडियो में, वो खा पी भी रहे थे, पाकिस्तान में काम भी कर रहे थे, खुशी का इजहार, हम एक नेक अच्छा काम कर रहे हैं। उनको चेहरे पे कोई फीलिंग नहीं हो रहा कि ये डर गए हैं भाई, इंडिया पूरा मुंबई है, इंडिया के मुल्क के अंदर आए, इनकी आर्मी भी है, असल में एक और फोर्स भी डरे ही नहीं। वो जो 4-5 ग्रुप थे ना, उनकी वायरलेस से वैसा बात भी होती रही और जो इंडिया के अंदर है ये सारी जो है ऑनलाइन चलती रही है। अच्छा मदद की जानकारी इकट्ठी करके उनको भी पेश कर रहे हैं। इनकी इंडिया की आवाज थी ना, पुलिस की या जो एजेंसी, उनकी बातें वो उधर बता रहे थे, इन अपने बंदों को बता रहे थे, देख ले दिमाग उनका। तो सारा का प्लान तो यही था भाई साहब, इंडिया को बदनाम करना कि इंडिया में जो है कोई बंदा सेफ नहीं है, कहीं पर भी अटैक हो सकता है, हॉस्पिटल सेफ है ना होटल सेफ है। बिल्कुल ताज होटल देखा जाए तो भाई पूरी दुनिया में नाम था ताज होटल, क्योंकि हिस्टोरिकल भी बहुत पुराना भी है। और अब देख रहे हैं कि ताज होटल को टारगेट किया, क्योंकि साफ है कि ताज होटल में गरीबों के बच्चे जाते नहीं, वहाँ पर भाई वीआईपी जिनके पास पैसा होता है। एक और वजह भी उसके अंदर दाखिल हो जाना किसी बड़े बिजनेसमैन को, किसी बड़े जो भाई असल में मकसद शख्सियत इसको किडनैप करना और ब्लैकमेल करना गवर्नमेंट को। इस हमले का मकसद ही ये था कि दहशत फैलाई जाए इंटरनेशनल लेवल पर, कि लोग थू करें इंडिया पर, वहाँ पर सिक्योरिटी जो है वो बिल्कुल नहीं है। लेकिन भाई बहुत बड़ा काम रहा, सिर्फ अगर कोई अडानी जो बच गए थे, अगर वो मिसाल मिल जाते हैं, इस तरह का बड़ी शख्सियत को मिल जाती तो उन्होंने निकलने में भी कामयाब होना था, उनको ढाल बनाया और खराबियां। अच्छा जब ये एक रेलवे स्टेशन के ऊपर इन्होंने 2 आतंकवादियों ने अटैक किया, उधर से ये कैसे भागकर वो इतनी दूर वो गाड़ी फौरन इधर ही आ गए थे भाई साहब, इतनी जल्दी तो पुलिस आती नहीं, पता था जब धमाका हुआ था उस वक्त वो निकल गए थे, आम बंदा पुलिस तो बाद में पहुंची, धमाका भी करते गए और भाई साहब फायरिंग भी साथ करते थे, लेकिन पुलिस बाद में पहुंची है, हमेशा बाद में निकलना वहाँ पर उन्होंने पहले लगा रखा था।
स्टेशन पर क्या होता है? गाँव में कोई पुलिस वाले तो हो ही सकता है इधर से थोड़ा सा निकल कर और नुकसान ना करो। जब जैसे गोली चलती है हर बंदा सहम जाता है, हर कोई अपनी जगह तो सहम जाता है, लेकिन पुलिस सिक्योरिटी फोर्सेस तो वहाँ पर मौजूद नहीं थी। शहर के बीचों बीच रेलवे स्टेशन है, उसके ऊपर इतना बड़ा शहर और उधर से आतंकवादियों को बच्चों जैसी बात, इतना बड़ा शहर है, वो बंदा पता नहीं किधर चले गए, गाड़ी में बैठ के कौन सी गाड़ी में बंदा बैठा है, वो सबको चेक थोड़ी किया जा सकता। बिल्कुल इसका अच्छा इस वाक्य का ना इस वीडियो के अंदर सामने बड़े अच्छी तरीके से समझाया गया किस तरह प्लान किया गया, कहाँ से टैक्स था, कौन कौन सी एजेंसी मिली हुई थी, किस तरह ये कार्य कर रहे थे। यकीन मानिए पहले इतना ही पता था। इस वीडियो में तो प्रॉपर ये नहीं बताएगा कि कोई इंडिया में भी लोग जो इनके साथ मुलविस थे, ये नहीं बताया, लेकिन मुलविस थे। तो भाई इतना बड़ा अटैक करना और इंडिया में कोई बंदा कुछ ना कुछ तो इंडियन भी मुलविस हो सकते हैं। तारक साहब इतनी आप कह लो कि बिल्डिंग का जो है नक्शा, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन वो तो आतंकियों के पास थी, उनकी अपनी पुलिस के पास नहीं। वो मैं बताता हूँ, वो पहले से एक बंदा था डेविड नाम का, सारी इंफॉर्मेशन तो वहीं की कलेक्ट नहीं, वो दहशतगर्दों के साथ मिला हुआ था बंदा, लेकिन उसने वहां रहकर ही ये ना बहुत बड़ा, उसने भी इंडिया में रहती तारक पता किया ना सारा कुछ, ऐसा तो नहीं कर लिया। अब हर बंदे का थोड़ी नजर रखी जाती है, इतना बड़ा कंट्री है, लेकिन ये बहुत बुरा वक्त था। टूरिस्ट भी आते हैं भाई, ये ना मैं कहता हूँ इंसानियत का बहुत बड़ा कत्ल, इंसानियत का कत्ल। और ये जो मुसलमान अगर कोई बंदा बोलता है ना कि भाई किसी को मार के इस तरह जन्नत मिलेगी, लाख लानत है ऐसी जन्नत पे भी नहीं। आज भी वो मास्टर आज भी तारक साहब ये कहा गया है कि भाई साहब आपने ये नहीं देखना कि कोई मुस्लिम है, कोई सभी को नहीं छोड़ना जो सामने आता है। लेकिन होटलों के अंदर स्पेशल बोला गया मुसलमानों को थोड़ा सा बचा, और इसी वजह से आज इस्लाम को इसी वजह से बदनाम यार। आज भी तेरा आपस से ही देख तेरे मुल्क में बैठा रहेंगे तो यार इन्होंने पाला हुआ सिर्फ और सिर्फ अपना बजट खाने, बिल्कुल के पैसा खाना, खुद तो इतनी हिम्मत नहीं कि जाके लड़। पहले इससे भी वो बता रहे थे CIA और ISI मिले हुए हैं, वो खुद बता रहे थे वीडियो में, सर देख ले। हाँ तो भाई ये ना खुद बजट खाते हैं, खुद लड़ने की हिम्मत नहीं, उधर इनकी पतलून उतर जाती है, जहाँ लड़ना होता है वहाँ लड़ते ही नहीं। बाकी ये ऐसे जो है इस्लाम को बदनाम करके इन्होंने रख दिया भाई, लोगों का ब्रेन वॉश कर करके जन्नत ऐसे इन्होंने हाथ में टिकट ली हुई है। एक देखा था ना, एक देखा थी वो कश्मीरी लड़की, उसने दहशतगर्द से शादी की थी, वो भी मारा गया था। हाँ, उसको मिला भी कुछ नहीं, और वो 10,000 महीना देते रहे पहले शुरुआत में, फिर वो भी बंद कर दिया, और वो भी बंद कर दिया। तो जो दहशतगर्द बनता है पूरी स्टोरी बताई, वो इस्तेमाल हो जाता है, उसके बाद भाई साहब उसके बीवी बच्चों का भाई साहब कोई कुछ नहीं होता। अगर ये बंदे आर्मी होते, जिस एक किस्म की चलो ब्रेन वॉश था, लेकिन ना डर हो के लड़े तो हैं, मतलब जाकर उधर कत्ल किया। अगर यही आर्मी के जवान होते तो भाई हमें भी प्राउड हो रहा था, और इनकी वजह से भाई तो शर्मिंदगी हो रही, उनके घर वालों को पेंशन भी नहीं थी। अच्छा तारक भाई एक सवाल है, ये जो दहशतगर्द है ये मदरसे वाले बनते हैं या उसके अंदर जो दुनियावी, अच्छा ये पूरी वीडियो में मदरसे का एक भी मैंने जो भी मदरसे के सुन्नत देखे हैं ना भाई साहब, उनका ऐसी ब्रेन वॉश है, लेकिन इनमें से एक भी मदरसे से नहीं गया। दुनियावी तालीम हासिल करने वाला जो नौजवान किस्म के, वो इन्होंने उन लड़कों को पकड़ा जो घर से लड़के निकले हुए थे या बेरोजगार, वो भी बात है, लेकिन ज्यादातर ब्रेन वॉश किधर हो रहा है, लेकर मानते वो तेरी बात, लेकिन इनमें से एक भी बंदा नहीं था मुदरिस, ये मानना पड़ेगी भाई साहब। और यार आप मान रहे हैं, लेकिन ये इनमें से एक मुदरिस वाला नहीं था। चलो जैसे भी बेरोजगार थे भाई, हाँ, इनको इस्तेमाल किया कि अनपढ़ थे, और बड़े बड़े उलमा मौलवियों ने उनको ट्रेन किया, उनका ब्रेन वॉश तो उन्होंने किया ना, जिस तरह उन्होंने एक उनको पैसे मिल रहे हैं, एक ऊपर से जन्नत मिल रही है, वो तो कह रहे हैं भाई साहब हमें तो फ्री में। लेकिन ये 26/11 वाला जो वाक़या था ना, बहुत बुरा दिन था, मतलब बुरा काम हुआ था कि इंसानियत के खिलाफ काम हुआ। वो जो पुलिस वाला मरा था ना, वो हवालदार, उसके भी फैमिली थी, बीवी बच्चे थे यार, वो 175-76 जो मरे थे बेचारे, वो भी तो फैमिलियों में थे, कई फैमिलियों में 300 से ऊपर जो जख्मी थे, तो ऐसे खानदान भी थे जो पूरी की फैमिली थी, वो सबको टारगेट कर दिया था। अब देखें, अब बताता हूँ भाई, जो उनमें से सरवाइव किया, जो 300 के ऊपर जख्मी भी हुए, जो सरवाइव करे, अब वो भाई सारी जिंदगी दहशतगर्दों के खिलाफ या पाकिस्तान के खिलाफ, तो पाकिस्तान की वजह से हुआ,
तो वो पाकिस्तान को किस नजर से देखेगा? आतंकवादी नजर से देखेगा। तो वो यही बोलेंगे भाई। तो भाई जंगे अगर हो जाए ना तो जंग की वजह से नफरत नहीं बनती, वो तो दो मुल्क के सामने वो जंग हो जाए उससे नफरत नहीं पैदा होती। ये दहशत गर्दी है ना भाई साहब, मैं तो भाई इंडिया के अभी भी दाद देता हूँ, फिर भी हमें मुंह लगा लेते भाई। वो जो गाड़ियों वाले बेचारे टैक्सी वाले थे, उनकी जो फैमिली थी बेचारों की, जो वो न्यूज में छाया करते थे ना, वो खबर करते थे, और जो है ना जो तंजीम का नाम वो उसी के कंट्री के बोल रहे थे। अगर ये अजमल कसाब जो दहशतगर्द जेल में ना पकड़ा जाता, इसका सारा ब्लेम भाई साहब इंडियन किसी ग्रुप के ऊपर हो जाएगा था। अगर वो जिंदा ना एक बंदे की वजह से सारे कड़ियां जो है ना मिलती पकड़े गए पाकिस्तान और साबित हो गया। जो ड्रेसिंग थी वो भी इंडियन, बिल्कुल सारे उनका जो भगवा कलर के बनाए गए, उनके जो नाम थे आईडी कार्ड पे वो भी हिंदुओं के नाम से रखे गए। अगर वो एक बंदा ना, ये तो उनके प्लान का हिस्सा था, जो है उधर के ग्रुप का आ जाना भाई, सारा प्लान का हिस्सा था भाई, कहीं भी पाकिस्तानी साबित ना हो। लेकिन भाई बहुत ही शर्मनाक वाकया था, जिसमें ना कहीं जाने गई और कई जो है वो मासूम बच्चे जो सारे बेगुनाह थे जो मारे गए भाई, उनका क्या कसूर था? उनके वालिदैन के लिए भी बड़ा दुख वाला था। वो जो पुलिस वाले मारे गए उन बेचारों को क्या कसूर? तो मुल्क की खातिर नहीं जान दी भाई, बिल्कुल। बाकी भाई हम तो दुआ करेंगे कि भाई ऊपर वाला कभी ऐसे जो है वो बच्चे ऐसी मौत तो बेचा तारक भाई, हम दुआ करते हैं किसी दुश्मन को भी ना है भाई साहब, ना ऐसी मौत किसी दुश्मन को भी ना है, जिस तरह इन्होंने ये अत्याचार किया है। तो ठीक है भाई, ये वाकया कुछ दिन पहले, मतलब इसको काफी साल हो गए, 2008 में हुआ था, अब 23 है, 15 साल, हाँ 15-16 साल तकरीबन हो ही गए हैं। तो ठीक है भाई, मेरा जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। बाकी ये कि अगर साफ है कि भाई ना मिलता वो अजमल पकड़ा ना जाता तो ना सारा कुछ बताता, ये बात छुपी रह जानी। और देख लो कि भाई ये कैसे आए इस चुंगल में भाई दहशतगर्दों के, कि ये बेरोजगार थे, घर से लड़के निकले हुए थे। ये ना भाई बेरोजगारी बड़ी कुत्ती चीज है। बाद लोग जो है ऐसी मुसीबत में फंस जाते हैं पैसे के लालच में। मैं अगले दिन एक ना वीडियो देख रहा था, पाकिस्तान में ना भाई कुछ अर्सा पहले एक ऐसा ट्रेंड चला हुआ था, ये बच्चों को अगवा करने का। कई बच्चे अगवा हो रहे थे पाकिस्तान में, टिकटॉक में बड़ी चल रही थी वीडियो, होते रहते हैं तारक। मंडी बहुत दिन का बंदा वो पठानों के साथ मिलके ना किसी इलाके में वो बच्चे अगवा करने के लिए निकले हुए थे। उधर वो किसी ने धर लिया, उनको पकड़ लिया भाई। तो फिर वो पूछ रहे थे, वो मंडी बहुत दिन का था, वो कह रहा था कि एक बच्चे को अगवा करने का मुझे मिलता है 50,000 रुपया। तो वो पेशावर ले जाते हैं, उसके आगे मैं छोटा था तब भी भाई साहब सुनते थे कि भाई पठान जो होते ना ये अगवा कर लेंगे, ये पेशावर से या अफगानिस्तान से आते थे, ले जाते थे भाई, उनके ऑर्गन भी बेचते होंगे या हाथ पैर बनाते होंगे, भीख मंगवाते होंगे या वो बम ब्लास्ट करवाते होंगे। इस तरह के मामला में भी भाई बच्चों को इस्तेमाल किया जाता है। तो भाई साहब ऊपर वाला माफ करे कि ऐसी नौबत किसी के बच्चे पे ना आ गई। तो ठीक है भाई, बहुत दुख वाली बात थी भाई, और आई विश के ऐसे घटना जो है वो दोबारा कभी ना हो, कहीं भी ना हो, कोई भी मासूम लोग जो है उनकी जान जाए। और भाई साहब मैं तो दुआ करूंगा कि ऊपर वाला इन आतंकवादियों को ना निस्त नबूद कर दे, चाहे इनका बम अपने आप से ही छूट जाए, खुद ही साले मर मुर जाए। तो ठीक है भाई, मिलते रहिए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।